सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और सभी भारतवासी को, सभी इंसानों को भारत का 74वां जो लोकतंत्र दिवस है उसी के तहत आप सभी को मंगल कामना देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ 74 साल का जो हुआ है, कंप्लीट हुआ है लोकतंत्र में भारत का, और इसी कड़ी के साथ उसका जो यात्रा रही है भारत का 74 साल तक का जो लोकतंत्र का इतिहास रहा है, उसी के हिसाब से एक स्पेशल एपिसोड के हिसाब से एक स्पेशल एपिसोड जो मैंने उसको डिजाइन किया था कि इंडिया एट 74। और इसी के तहत हम इंडिया की यात्रा को देखेंगे, क्या सफलता मिली है भारत को, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमको करना है, क्या क्या चीज़ें फुलफिल हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो पाया है। जो गोल भारत की जो संविधान जब बना था, और संविधान 26 नवंबर 1949 को जो हमने एडॉप्ट किया था, उसके बाद 1950 जनवरी 26 को उसको एग्जीक्यूशन में लाया था, मतलब उसको लागू किया गया था। उसका जो इतिहास रहा है, उसी के साथ साथ जो संविधान का जो मकसद से जिस संविधान को बनाया गया था, भारत का जो महान संविधान, क्या उस मकसद का जो सारा का सारा लक्ष्य था, जो गोल था, क्या वो फुलफिल हुआ है, या क्या क्या चीज़ें जो आज भी शॉर्टकमिंग्स रहा है, आज भी जो कमी रहा है, उस चीज़ों को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो विषय है आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल एपिसोड में। सबको फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, भारत की संविधान को लागू होने में आज की लगभग 74 साल हो गया है। और 26 जनवरी 1950 से पहले कुछ इतिहास के उस पन्नों का कुछ डालता हूं, इसे ग्लिम्पसेस आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि 1950 से पहले आज जैसा लोकतंत्र की हम भाषा में आज देख रहे हैं, लोकतंत्र की एरा में हम देख रहे हैं, 1950 जनवरी 26 से पहले इसी तरह का भारत नहीं था। तो 1950 26 जनवरी को एक ऐसी भारत पैदा हुआ, ऐसी भारत का जन्म हुआ जो कि पिछले 5000 साल से, पिछले 10,000 साल से ऐसा भारत नहीं था। और जो भारत पे जन्म हुआ, उस भारत को हम लोकतांत्रिक भारत के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक भारत के नाम से जानते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान जो भारत में लागू हुआ, उस दिवस की यही अहमियत है। तो दोस्तों, एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि जब संविधान बन रहा था, जो उसका प्रोसेस जो चालू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 26 1949 तक का जो सफर रहा था संविधान को बनाने में, उसमें जो संविधान सभा के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है संविधान को बनाने में। और जो 7 मेंबर की जो कमिटीज थी, सारी मेंबर्स का कुछ कुछ योगदान रहा है। और उसके बराबर का योगदान जो रहा है, जो उनका नाम है डॉक्टर BN राव है, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार थे। वो सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक महान संविधान जो 1950 को बनकर लागू हुआ भारत के देश में, उसी की इतिहास ये रहा है। और उसमें कुछ कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ कि जो संविधान को इसे कहा जाता है कि 2 साल 11 महीना और 17 दिन का वक्त लगा था बनाने में, वो तो प्रोसेस में, प्रोसीजर में जो संविधान सभा की जो प्रोसेस, जो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होने की वजह से इतना टाइम लगा था। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो सिर्फ 141 दिन में बनकर तैयार किया था उन्होंने। और अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने ऐसा महान कार्य किया था भारत देश के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये संविधान बनने की इतिहास बहुत मायने रखता है आज की दिवस का जो अहमियत है, उसी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये था संविधान की बनने की हिस्ट्री और उसकी जो प्रोसीजर था। लेकिन रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं, कि एग्जैक्टली रिपब्लिक डे का क्या मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या हम रिपब्लिक हैं, क्या सच में हम रिपब्लिक को मानते हैं, क्या सच में हम रिपब्लिकनिज्म को समझते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पढ़ने से रिपब्लिक नहीं बनता, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से सिर्फ रिपब्लिक नहीं बनता।
और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है वो सबसे बड़ी बात होता है, उसको समझना ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि रिपब्लिकन का जो कंसेप्ट है, रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है, वो संविधान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और संविधान से रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, और वही रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट जब तक सही मायने में हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश जितना आगे जाना चाहिए उससे आगे नहीं जा सकता। यही एक वास्तव सत्य है। तो दोस्तों, 74 साल की जो लोकतांत्रिक इतिहास में भारत ने बहुत सारी सफलता हासिल की है। जैसे अगर हम स्पेस की फील्ड में देखेंगे तो 2008 से लेकर चंद्रयान की अभियान से लेकर फिर मंगलयान के अभियान 2014 से लेकर 2019 तक का जो सफर था, भारत की स्पेस की फील्ड में जो सफलता था कि लगभग 100 जो सैटेलाइट डाला था, उसने सक्सेसफुली उसको निक्षेप कर दिया था, जो कि भारत की स्पेस रिसर्च की फील्ड में बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। और खेलों में भी सफलता मिली है, बाकी चीज़ों में भी भारत को सफलता मिली है। लेकिन क्या भारत की संविधान जब बना, और भारत की संविधान को अगर हम पढ़ते हैं, उसकी प्रस्तावना को अगर पढ़ते हैं, तो क्या भारत की जो मकसद से बनाया गया था संविधान का, क्या ये चीज़ पूरा हुआ? तो उसको हम जानते हैं, क्या-क्या चीज़ें बाकी रहा, क्या-क्या चीज़ें पूरा नहीं हो पाया, उसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस संविधान का एक लक्ष्य था, उस संविधान का एक मकसद था, और हमारे लोकतंत्र भारत का एक मकसद था। तो मकसद क्या था? अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं गौर से, तो उसमें एक हिस्टोरिकल वर्ड से वो शुरू होता है। प्रियम्बल जो है उसमें लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये संविधान किसके लिए बनाया गया है? ये भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल वर्ड है, सेंटेंस है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, कि जो भारत का संविधान लोगों के लिए बनाया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, जिसका प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, मीन्स हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। हम आज प्रण लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि भारत को एक कैसे बनाना चाहते हैं। रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक, ऐसे करके हम बनाना चाहते हैं। तो क्या क्या चीजें हम देखना चाहते हैं? एक लोकतांत्रिक देश हिसाब से बनाना चाहते हैं, एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और एक गणराज्य बनाना चाहते हैं। इसी तरह की जो हम एक सपना लेके आए थे, जो हमारी प्रियम्बल में है, ये हमारी भारत के संविधान का मकसद था। उसके साथ साथ क्या लिखा गया है, तो क्या क्या चीजें हमको हासिल करना है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। तो सबसे पहले आता है जस्टिस का, यानी न्याय। किस किस चीज में हमको न्याय चाहिए? जस्टिस, पहले सामाजिक न्याय चाहिए, यानी कि सोशल जस्टिस। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय चाहिए। हम आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और तीसरा राजनीतिक होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल्स आता है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमने पढ़े हैं, संविधान की प्रस्तावना है। किस किस का लिबर्टी चाहिए? मतलब स्वतंत्रता ऑफ थॉट, सोचने का, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, बिलीफ, यानी कि हम किस चीज में आस्था रखते हैं, किस चीज में, ये सबको स्वतंत्रता है। और अपने हिसाब से, अपनी स्वतंत्रता से कोई भी इंसान किसी भी हिसाब से, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, वो उसको स्वतंत्रता है कि वो पाल सके। ये होता है लिबर्टी का कंसेप्ट। उसके बाद आता है इक्वालिटी, यानी कि समानता। हम किस किस चीज को समानता लाना चाहते हैं? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का, मतलब पोजीशन हम बोलो या जो भी चीजें है, कि स्टेटस में हम समानता लाना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटी, संधि में समानता लाना चाहते हैं।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रोमोट अमोंग देम ऑल, यानी कि सभी भारत के नागरिकों को उनकी स्थिति को बेहतर करने की जो समानता होनी चाहिए, ये चीजों को हम प्रस्तावना में लिखे हैं और ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी क्या होती है, भातृत्व भाव क्या होती है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एश्योर करना यानी कि सुनिश्चित करना। क्या क्या चीजें सुनिश्चित करना चाहिए? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर मानव की गरिमा को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे व्यवस्था लाना चाहते हैं संविधान के माध्यम से जहां पर इंसान की गरिमा सुनिश्चित हो। इंसान की गरिमा के साथ साथ एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश की एकता को हम बनाना चाहते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारी भारत देश की एकता को भातृत्व भाव से इंसान की गरिमा को सुनिश्चित करके ये लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं। यही मकसद से हमने संविधान को बनाया है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान सभा में ये संविधान को अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया और उसके बाद लोगों को उसको सौंप दिया। यही था भारत के संविधान का जो इतिहास रहा है, उसका दो मकसद हुआ है। इसी मकसद के हिसाब से हमारी संविधान को बनाया गया था। और उसमें एक बात गौर से ध्यान रखना दोस्तों, कि जब आर्टिकल 13 को पढ़ोगे और आर्टिकल 12 को पढ़ोगे तो एक सेंटेंस आता है उसमें कि हम संविधान आखिर क्यों बनाए, हमने भारत के संविधान को क्यों लिखा। यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट है कि हमने भारत के संविधान को इसलिए बनाया ताकि हम 1950 से आगे के जाने वाले हैं, 1950 से पीछे तक नहीं जाने के लिए संविधान नहीं बनाया, 1950 से आगे का तक का सफर के लिए हमने संविधान को बनाया है। और संविधान के लक्ष्य ये कहता है। तो उसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारी भारत की सोसाइटी में, प्रैक्टिकली हम अगर आप उसको लागू करते हैं, तो हम आज की जो स्थिति हुई है भारत के अंदर, क्या हो पाया है? तो मेरे अनुसार है, जितना उसकी लक्ष्य था संविधान का, उसका लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इसी के वजह से जो नहीं हुआ है, सिर्फ संविधान को लागू करने के इसी दिन के लिए लागू किया गया था और सिर्फ संविधान की गुणगान करके या महापुरुषों की जो फोटो में हार पहना के रिपब्लिक को सक्सेस नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक को अगर सक्सेस करना है तो रिपब्लिकनिज्म को समझना होगा और रिपब्लिकन जो कंसेप्ट है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो सक्सेस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके ऊपर काम करना होगा। यही सबसे बड़ी समझ होनी चाहिए, तभी जाकर रिपब्लिक कंसेप्ट सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए कुछ आंकड़े आपको लोगों को बताना चाहता हूं। इस कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि हम भारत की जो डेवलपमेंट की जर्नी रही है, क्या सच में हम डेवलप हो गए हैं या सच में हम जो अधिकार, जो डिग्निटी और जो डेवलपमेंट संविधान में सुनिश्चित किया गया था 1950 में, क्या उसको सही से हम मिला पाए हैं? तो इसको जानने के लिए कुछ इंडेक्स जो है, जो इंडेक्स दुनिया भर में कंट्रीज को जो रिसर्च किया जाता है, कुछ रिसर्च यूनो से होता है, कुछ जो एजेंसीज होते हैं उनकी कुछ रिसर्च है। उस रिसर्च को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि हमारे भारत की यात्रा को हम सक्सेस हुए हैं या उसमें कुछ कमी रहा है, उस आंकड़े से हम उसको पता लगाएंगे। इसलिए कुछ आंकड़े पढ़ने जा रहा हूँ, आगे के लिए देखेंगे हम भारत की जो पोजीशन है, किस 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 आंकड़े में हम कितने पोजीशन पे है और उसी के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे कि भारत का जो सफलता है वो किस तरफ हम आगे बढ़े हैं या कहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाए, उसको हम फिर से देखेंगे। तो दोस्तों कुछ आंकड़े देखते हैं क्या क्या वो है। देखो
तो दोस्तों एक इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर है। भारत की जो स्थिति है वो 40वें स्थान पर है। 2022 का आंकड़ा है। जो इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन यानी कि जो हम नए नए चीज करना, नए नए रिसर्च करना, नए नए खोज करना, उसी की जो इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, सबसे ज़्यादातर जो असरदार इंडेक्स माना जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि सुरक्षा के हिसाब से और उसकी प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर देखा जाए वो यूएनडीपी से है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जो उन्नयन प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के तहत उस रिसर्च किया जाता है और उसी रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। तो 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो हम एचडीआई में लगभग 132वां प्लेस पर है। 132 पोजीशन है हमारा दुनिया में। उसमें बहुत कंट्री है वो बहुत पीछे हैं। 132 हमारे जो पोजीशन है 132वें स्थान पर है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, मतलब हम कितना प्रतिद्वंदी करते हैं, हम साइंस में, रिसर्च में, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में हम कितना रिसर्च करते हैं, वो सारी की सारी जो होता है उसको कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बोला जाता है। उसमें हमारी जो रैंक है वो 40-50 देशों में 37th रैंक है हमारी भारत की। और आते हैं फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स को बोला जाता है, जिसको जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप जो है उसको बोला जाता है। अभी जो डावोस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हिसाब से भी एक डाटा आया था, और जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो जेंडर गैप यानी कि स्त्री पुरुष समानता, यानी कि पुरुष और महिला जो है, स्त्री पुरुष समानता की जो इंडेक्स है, उसमें भारत की जो रैंक है वो बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। और उसमें हम 135 रैंक पर है। भारत 135 रैंक पर है। आउट ऑफ 146 कंट्रीज, इंडिया रैंक इज ऑन 135। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो रिपोर्ट आया था, पिछले साल में आया था 2022 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो आया था उसमें हमारा जो नंबर है 136वें नंबर पर है। लगभग 145 कंट्रीज है उस लिस्ट में, लेकिन बहुत छोटे छोटे देश है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऐसे छोटे छोटे कंट्री इवन बहुत खुश है, भारत से आगे है, उनकी आंकड़े में भारत से बहुत आगे है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब हम भुखमरी की जो इंडेक्स निकलता है, भुखमरी में मतलब हम खाना कैसे खाना खा पाते हैं, हमको कैसे खाना मिलता है, उसका जो इंडेक्स आया है 2022 का, उसमें हम 121 कंट्री के बीच में हमारा जो पोजीशन है वो है 107वें नंबर पर है। उसके बाद और एक इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब शांति की इंडेक्स में हम कितना रैंक पे है, 135वें रैंक पे है, जिसमें लगभग 163 कंट्रीज है। आउट ऑफ 163 कंट्रीज आवर इंडिया's पोजीशन इज 135 इन दैट रैंक। उसके बाद अगर देखेंगे हमारी भारत की जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब जो पर कैपिटा इनकम, आप लोग समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान, उसका जो इनकम होता है उसका एक इंडेक्स आता है। वो पर कैपिटा इंडेक्स के हिसाब से हमारे जो ह्यूमन कैपिटल का इंडेक्स है, हमारी जो पोजीशन है भारत का 128वां स्थान पर है, मतलब 128 प्लेस हमारा है। उसके बाद आगे का बताता हूँ आपको कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया था, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास है, अभी हम दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनने जा रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को क्रॉस करके। अभी का अगर डाटा आप देखोगे आप, तो हम चाइना को क्रॉस करके ऑलरेडी पॉपुलस कंट्री का हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, लगभग 141 करोड़ से प्लस होती है ज़्यादा। तो उसकी जो कैपिटल बनाने के लिए, मतलब ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए जो इंडेक्स है, उसमें जो हमारा पोजीशन है वो लगभग 115 का है, 115 नंबर पर है। मतलब हमारे पास तो ह्यूमन रिसोर्सेस है, लेकिन वो रिसोर्स को हम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों और एक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का एक आया था। इनइक्वालिटी रिपोर्ट मतलब असमानता की जो रिपोर्ट है, उसकी जो तथ्य है, उसमें हमारा रैंक क्या है, हम 123वें स्थान पर है। भारत का रैंक
123वें स्थान पर है। इंडिया जो है, अगर ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर जीडीपी का आंकड़ा देखें तो हम बहुत आगे हैं। ये एक अच्छी संकेत है भारत के लिए कि जीडीपी का जो अगर हिसाब से हम निकालेंगे तो हम दुनिया में 5वें स्थान पर है, यानी कि वी आर द 5th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में 5वां सबसे अमीर राष्ट्र है, लेकिन हम भारत के लोग गरीब हैं। इंडिया इज ए रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, मतलब भारत एक अमीर राष्ट्र है लेकिन लोगों को गरीब में रखा गया। क्यों रखा गया हम जानेंगे इस अध्याय में। फिर से देख लेते हैं, जो कुछ आंकड़ा है उसको अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्यों इसी कंडीशन में हम आके खड़े हुए और हमारी भारत की जो समस्या क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हुई है और इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, और कुछ पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम इंडेक्स में हम 142वें स्थान पर है। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, मतलब हमारी जो क्रय शक्ति है, उस पे रैंक में हम 125वें रैंक पर है दुनिया में। और उसके साथ साथ जीडीपी का अगर देखें तो ये था हमारी सारी की सारी जो भारत का पोजीशन है दुनिया भर में। तो काफी सफलता तो मिली ही भारत को, लेकिन भारत के लोगों को जो सफलता मिलनी चाहिए, भारत को इंसानों जो कि नागरिक है, राष्ट्र के सबसे जो पहले आते हैं कंसेप्ट जो नागरिक है, उनकी पोजीशन सही नहीं है, उनकी पोजीशन सटीक नहीं है। आज भी हम बहुत पीछे हैं। उसकी क्या क्या रीजन है और उसके क्या कारण है, उसको कैसे समाधान में हम ला सकते हैं, इसी कड़ी में और आगे की कड़ी में हम देखेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत की ये जो समस्याएं पैदा हुई है, इसमें 3 कैटेगरी में उसको हम बताएंगे आपको। एक होता है जो कि हम सोशल कैटेगरी में क्या-क्या चीजें दिखते हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी में क्या-क्या चीजें दिखते हैं और पॉलिटिकल साइंस में क्या-क्या चीजें दिखते हैं, और उसको अगर हम एक साथ उसको कोलैबोरेट करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है और पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्या कंडीशन रहा। इसलिए आज देश का संविधान होने के बावजूद हम इतने पोजीशन पर आ गए। और उसके साथ-साथ पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम का और जुडिशियल सिस्टम का, उसके साथ-साथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हमारी स्वास्थ्य का क्या-क्या चीजें हुई है, क्या-क्या चीजें नहीं हो पाया, उसको हम फिर एक अध्याय में आपको बताएंगे। और इसी के साथ आप सभी को फिर से मंगल कामना देता हूं और इसी कड़ी के साथ सबको फिर से धन्यवाद देता हूं और सबको मंगल कामना देता हूं। जय विज्ञान।